जमाई के साथ वह इतना बड़ा था कि बेटी हर बार दर्द की शिकायत करती थी। सास जी चाहे मैं कितनी भी सावधानी बरतूं कुछ नहीं कर सकता। विवाह के हिचकिचाते कबूलनामे पर राधा ने गहरी सांस ली और आखिरकार उसने फैसला किया, विवाहन क्या मैं इसे खुद देख सकती हूँ। पल भर में विवाहन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सास जी, आप यह क्या कह रही हैं? लेकिन राधा एक कदम आगे बढ़ी और फुसफुसाई, सुहानी के लिए मुझ पर भरोसा करो। और सास की आंखों के सामने जो सच्चाई सामने आई, क्या इतना बड़ा होना वाकई सामान्य है? आश्चर्य के साथ उसकी 6 साल से सोई हुई प्रवृत्ति जाग उठी। अंततः दोनों ने वर्जित के उस द्वार को खोल दिया जिससे वापसी संभव नहीं थी। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मुझे बहुत शक्ति देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गहरी रात के 11 बजे नए घर के शयनकक्ष में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। 26 वर्षीय सुहानी बिस्तर के किनारे बैठी दोनों हाथों को कसकर पकड़े हुए थी। शादी को 6 महीने हो गए थे, लेकिन यह समय अभी भी उसे डराता था। स्नानघर से पानी की आवाज़ बंद होते ही सुहानी के कंधे हल्के से कांप उठे। 29 वर्षीय विवाहन तौलिए से बाल सुखाते हुए बाहर आया। पत्नी की घबराहट देखकर उसके चेहरे पर भी उदासी छा गई। सुहानी, अगर तुम आज थकी हो तो सो सकती हो, विवाहन ने सावधानी से कहा। लेकिन सुहानी ने सिर हिला दिया। ठीक है विवाहन। विवाहन अपनी पत्नी के बगल में बैठ गया और धीरे से उसके कंधों को सहलाया। सुहानी का शरीर पल भर के लिए अकड़ गया, लेकिन वह और धीरे से आगे बढ़ा। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा, आराम से सोचो। लेकिन विवाहन के कपड़े उतरते ही, जैसे ही उसका शरीर सामने आया, सुहानी का चेहरा पीला पड़ गया। आखिर यह कैसे? सुहानी ने धीरे से बुदबुदाया। विवाहन के असामान्य आकार को देखकर वह हर बार निराश हो जाती थी। मुझे माफ करना सुहानी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, विवाहन ने खेद भरे भाव से कहा। नहीं, मुझे ही इसके अनुकूल होना होगा, सुहानी ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत डर लग रहा था। विवाहन और भी सावधानी से अपनी पत्नी के करीब आया। मैं वाकई बहुत धीरे करूंगा, अगर दर्द हो तो तुरंत बताना। सुहानी ने सिर हिलाया, लेकिन उसका शरीर पहले से ही तनाव से अकड़ा हुआ था। विवाहन ने धीरे से अपनी पत्नी के कपड़े उतारना शुरू किया। सुहानी ने आंखें कसकर बंद कर लीं और आने वाले दर्द के लिए खुद को तैयार कर लिया। काफी देर हो चुकी थी। शांत शयनकक्ष में कभी कभी हल्की आवाज़ें गूंजती थीं। वे खुशी की नहीं बल्कि दर्द की आवाज़ें थीं। देखते ही देखते गहरी रात बीत रही थी। जब घड़ी की सुइयां आधी रात को छूने वाली थीं, तो शयनकक्ष में फिर से सन्नाटा छा गया। सुहानी ने पैरों में जान न होने के कारण लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की। मैं जरा स्नानघर होकर आती हूँ। उसकी आवाज़ भी सामान्य से पतली और कांप रही थी। विवाहन अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर दुखी हुआ, लेकिन सुहानी की चाल बिल्कुल ठीक नहीं थी। स्नानघर का दरवाज़ा बंद होते ही विवाहन ने छत की ओर देखकर गहरी सांस ली। स्नानघर में सुहानी शीशे में खुद को देख रही थी। उसका पीला चेहरा और भीगी आंखें शीशे में दिखाई दे रही थीं। कब तक ऐसा चलेगा? सुहानी ने धीरे से बुदबुदाया और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। उसने दराज से दर्द निवारक गोली निकालकर निगल ली। अब वह इस दवा के बिना सो भी नहीं पाती थी। वहीं शयनकक्ष में विवाहन आत्मग्लानि में डूबा हुआ था। उसके स्वाभाविक कद काठी के कारण उसकी प्यारी पत्नी को इतना कष्टकार उठाना पड़ रहा था। उसने इंटरनेट पर कई उपाय खोजे, लेकिन कोई मौलिक समाधान नहीं था। मैं क्या करूं? विवाहन ने बुदबुदाया। अगर वह अस्पताल जाने को कहता तो सुहानी को शर्म महसूस होती, और वह इस स्थिति को ऐसे ही जारी भी नहीं रख सकता था। स्नानघर से निकली सुहानी बिस्तर पर लौट आई। विवाहन, तुम पहले सो जाओ। सुहानी, मुझे वाकई माफ करना, मैंने कहा ना, ठीक है। लेकिन सुहानी की आवाज़ में थकान भरी थी। उस रात दोनों ने एक दूसरे की ओर पीठ करके सोए। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक ऐसी समस्या उनके बीच आ गई थी जिसका कोई समाधान नहीं था। अगली सुबह सुहानी अपने श्रृंगार मेज के सामने गहरा मेकअप कर रही थी। वह अपने पीले चेहरे और डार्क सर्कल्स को छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसे चिंता थी कि जब दफ्तर में सहकर्मी उससे नवविवाहित जीवन के बारे में पूछेंगे तो वह क्या जवाब देगी। वहीं विवाहन भी
कंपनी जाते समय भारी कदमों से चल रहा था। पिछली रात पत्नी के दर्दनाक चेहरे की तस्वीर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। दोपहर के भोजन के समय एक सहकर्मी उसके पास आया और बात करने लगा। विवाहन नया नया विवाहित है, इतना उदास क्यों दिखे रहा है? बस थोड़ी थकान है, विवाहन ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह घुटन महसूस कर रहा था। मैं यह चिंता किसके साथ साझा कर सकता हूँ? उस शाम भी घर लौटकर दोनों ने अजीब माहौल में खाना खाया। वे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। सुहानी ने मन ही मन सोचा, काश मैं यह समस्या किसी के साथ साझा कर पाती, लेकिन ऐसी संवेदनशील बात वह किसे बता सकती थी? कई दिन बीत गए, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि सुहानी का दर्द और बढ़ता जा रहा था। एक हफ्ते बाद शनिवार दोपहर सुहानी अपनी माँ राधा के घर पहुंची। 52 वर्षीय राधा, जिन्होंने 6 साल पहले अपने पति को खो दिया था और अकेली रहती थीं। बेटी के दरवाजे से अंदर आते ही उन्हें कुछ अजीब लगा। आमतौर पर उनकी बेटी तेज और चंचल आवाज में अभिवादन करती थी, लेकिन आज उसने बिना शक्ति के सिर्फ हल्का सा सिर झुकाया। आओ सुहानी, राधा ने गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन सुहानी के चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। बैठक की ओर जाती बेटी की चाल भी सामान्य से अधिक सावधान और धीमी लग रही थी। खासकर जब वह सोफे पर बैठी तो हल्का सा शरीर घुमाकर धीरे से बैठी। यह बात राधा की आंखों में साफ नजर आई। राधा अपनी बेटी को लगभग 30 सालों से पाले रही थी। उनके पास सुहानी के छोटे से बदलाव को भी न चूकने की तेज अवलोकन शक्ति थी। चाय बनाते समय भी राधा लगातार अपनी बेटी को देखती रही। सामान्य होता तो सुहानी माँ की मदद करने रसोई तक आती, लेकिन आज वह सोफे पर ही बैठी खिड़की से बाहर शून्य में ताक रही थी। सुहानी, तुम आजकल बहुत थकी हुई लग रही हो, क्या कोई बात है? राधा ने चाय रखते हुए सावधानी से पूछा तो सुहानी के कंधे सिकुड़ गए। नहीं माँ, बस काम थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन सुहानी की आवाज़ में सामान्य रौनक गायब थी। राधा ने अपनी बेटी का झूठ तुरंत पकड़ लिया। वह जानती थी कि सुहानी झूठ बोलते समय किस तरह की आदतें दिखाती है। वह नज़रें चुरा लेती थी, उंगलियां मरोड़ती थी और उसकी आवाज़ धीमी हो जाती थी। सुहानी, मुझसे झूठ मत बोलो, लगता है तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है। राधा की गर्मजोशी भरी लेकिन दृढ़ आवाज़ सुनकर सुहानी की आंखें नम हो गईं। रुके हुए आंसू अब बहने वाले थे। राधा अपनी बेटी के पास गई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। माँ की गर्मजोशी महसूस होते ही सुहानी ने आखिरकार अपना मुंह खोला। माँ, यह बात कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन सुहानी की कांपती आवाज़ सुनकर राधा ने धैर्य से इंतज़ार किया। वह अनुमान लगा सकती थी कि उनकी बेटी क्या कहने वाली थी, लेकिन वह तब तक इंतज़ार करना चाहती थी जब तक वह खुद न कहे। काफ़ी देर बाद सुहानी ने सिर झुकाकर कहा, विवाहन का वह बहुत बड़ा है, मुझे लगता है। हर बार बहुत दर्द होता है, मैं सह नहीं पाती। राधा की आंखें पल भर के लिए बड़ी हो गईं। वह तुरंत नहीं समझ पाई कि उनकी बेटी क्या कह रही थी, लेकिन जल्द ही स्थिति का अंदाज़ा लगा सकी, क्योंकि वह खुद भी अपनी जवानी गुजार चुकी एक महिला थी। लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सी भावना धीरे धीरे उभर रही थी। 6 साल तक अकेले रहते हुए एक महिला के रूप में वह अपनी भूली हुई जिज्ञासा की बात कर रही थी। ओह, तो यह समस्या थी। राधा का चेहरा भी क्षण भर के लिए लाल हो गया, लेकिन अपनी बेटी के दर्दनाक चेहरे को देखकर यह घबराने का समय नहीं था। तो तुम आजकल इसीलिए इतनी परेशान थी? क्या तुम डॉक्टर के पास गई? मैं इस बारे में डॉक्टर से कैसे बात कर सकती हूँ? मुझे बहुत शर्म आएगी। सुहानी ने सिर हिला दिया। राधा ने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया और धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है सुहानी, माँ कोई रास्ता ढूंढेगी। लेकिन राधा खुद भी नहीं जानती थी कि कोई रास्ता होगा भी या नहीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके दामाद विवाहन के बारे में जिज्ञासा जागने लगी थी। यह सवाल था कि आखिर वह कितना बड़ा होगा। कुछ दिनों बाद राधा ने अपने दामाद विवाहन को फ़ोन किया। विवाहन, अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरे घर आ जाओ।
फोन पर विवाहन की घबराहट महसूस हो रही थी। सास जी, क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, सुहानी के बारे में कुछ बात करनी है। यह एक महत्वपूर्ण बात है, तुम्हें जरूर आना चाहिए। राधा के गंभीर स्वर से विवाहन और भी चिंतित हो गया। उसे लगा कि कहीं उसकी पत्नी ने अपनी समस्या अपनी माँ को तो नहीं बता दी। अगली शाम विवाहन राधा के घर के दरवाजे पर काफी देर तक हिचकिचाता रहा। उसने घंटी बजाने के लिए कई बार हाथ उठाया और नीचे किया। आओ, विवाहन। दरवाज़ा खोलने वाली राधा का चेहरा सामान्य से अधिक गंभीर था। आज उन्होंने हल्के बेज रंग का ब्लाउज और काली स्कर्ट पहनी हुई थी और हल्की खुशबू भी लगाई थी। बैठक में बैठा विवाहन अपने घुटनों पर हाथ रखे फर्श की ओर देख रहा था। राधा ने अपने बैठक खाली स्कर्ट में सा दामाद को देखकर महसूस किया कि वह भी बहुत परेशान था। विवाहन, मैंने सुहानी की बात सुनी। विवाहन का शरीर हिल उठा। सास जी, वह, उसकी आवाज़ कांप रही थी। ठीक है, लेकिन सुहानी बहुत परेशान है। विवाहन ने सिर झुका लिया। मुझे माफ़ करना, मैंने सावधानी बरतने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। राधा ने कुछ देर अपने दामाद को देखा और फिर सावधानी से बात शुरू की। क्या तुमने कोई और तरीका आजमाया है? मैंने इंटरनेट भी देखा और डॉक्टर से भी बात की, लेकिन सुहानी को शर्म आती है। विवाहन की आंखों में सच्ची चिंता थी। यह देखकर राधा के मन में एक साहसिक विचार आया। विवाहन, क्या माँ एक बार स्थिति देख सकती है? सास जी, आप यह क्या कह रही हैं? घबराया हुआ विवाहन उठने लगा, लेकिन राधा ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। महिलाओं के शरीर के बारे में मैं बेहतर जानती हूँ, तो मैं पता लगा सकती हूँ कि सुहानी को कम दर्द कैसे होगा। राधा के करीब आते ही विवाहन सोफे के किनारे पर खिसक गया। यह ठीक नहीं है। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वह राधा की आतुर आंखों को आसानी से मना नहीं कर सका। क्या वाकई सुहानी के लिए? विवाहन के सवाल पर राधा ने सिर हिलाया। बेशक, और क्या कारण हो सकता है? लेकिन उसके मन में पहले से ही दूसरी भावनाएं कुलबुला रही थीं। विवाहन ने काफी देर सोचा और अंततः सिर हिला दिया। अगर वाकई सुहानी के लिए है तो? राधा की आंखों में बदलाव आया। हाँ, सुहानी के लिए ही। राधा विवाहन के बगल में बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। एक गर्म गंध उसकी नाक से गुजरी और विवाहन का शरीर हल्का सा कांप उठा। सुहानी को यह राज रहेगा। इसे हम दोनों के बीच राज रहने देते हैं। उसके फुसफुसाते हुए सांस की गर्मी उसकी गर्दन पर पड़ी तो विवाहन का दिल जोर से धड़कने लगा। राधा के हाथ धीरे धीरे और साहसी होते गए। उसने कमीज के बटन खोलते हुए बुदबुदाया, तुम्हारा शरीर वाकई बहुत अच्छा है। विवाहन घबरा गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे बुरा नहीं लगा। सास जी, अब बस कीजिए। लेकिन उसके हाथ अब रुके नहीं थे। सुहानी के लिए है ना? राधा के कहने पर विवाहन और अधिक विरोध नहीं कर सका। लेकिन यह बहुत ज्यादा है। उसने मुंह से मना किया, लेकिन उसका शरीर इसके विपरीत प्रतिक्रिया कर रहा था। अंततः विवाहन ने राधा को अपनी बाहों में भर लिया। विवाहन, शांत हो जाओ, राधा ने कहा, लेकिन वह पहले ही अपनी प्रवृत्ति में बह चुका था। शयनकक्ष में पहुंचकर विवाहन ने उसे लिटाया और उसके कपड़े उतारने लगा। नहीं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। क्षमा और संघर्ष के बावजूद वे रुक नहीं पाए। अंततः दोनों कामुकता में लिप्त हो गए। शांत शयनकक्ष में केवल तेज सांसों की आवाजें गूंज रही थीं और सूर्यास्त की रोशनी दोनों के उलझे हुए शरीरों पर पड़ रही थी। सब कुछ खत्म होने के बाद विवाहन सांसें तेजी से लेता हुआ छत की ओर देखने लगा। सास जी, मैंने क्या कर दिया? जैसे ही उसकी बुद्धि लौटी, अपराधबोध ने उसे घेर लिया। राधा भी जटिल भावनाओं में घिरी हुई थी। हमने वाकई एक बहुत बड़ी गलती कर दी। विवाहन ने अपना सिर पकड़े हुए खुद को धिक्कारा। अगर सुहानी को पता चला तो क्या होगा? राधा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यह सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी वैसी ही हूं। लेकिन दोनों ही जानते थे कि यह कभी भी ठीक नहीं हो सकता। विवाहन घर लौटते हुए खुद को धिक्कारता रहा, लेकिन साथ ही अभी महसूस हुई तीव्र संवेदनाएं अभी भी ताज़ी थीं। राधा भी अकेले घर में पछतावे में डूबी थी, लेकिन वह 6 साल बाद महसूस हुई
उस परिपूर्णता को नकार नहीं सकीं। उस रात विवाहन घर लौटकर भी सो नहीं सका। सुहानी पहले से ही सोई हुई थी और वह उसके बगल में छत की ओर देखते हुए खुद को धिक्कारता रहा। मैं वाकई पागल हो गया हूँ। सास जी के साथ मैंने ऐसा किया, विवाहन ने धीरे से बुदबुदाया। लेकिन साथ ही उस दोपहर की तीव्र संवेदनाएं अभी भी उसके शरीर में थीं। यह 6 महीने से सावधानी भरे रिश्ते से बिल्कुल अलग था। बगल में सोई सुहानी को देखकर उसका अपराधबोध और बढ़ गया। उसने अपनी मासूम सोई हुई पत्नी की जानकारी के बिना ऐसा किया था। वहीं राधा भी अकेले अपार्टमेंट में जटिल भावनाओं में घिरी हुई थी। शीशे के सामने खड़ी होकर अपने शरीर को देखा तो विवाहन के हाथ जहां जहां पड़े थे वे जगहें अभी भी गर्म थीं। 6 साल बाद महसूस हुई एक पुरुष की गर्मी और तेज सांसें ताज़ी थीं। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, राधा ने बुदबुदाया। लेकिन उसके मन में कुछ और था। असल में वह फिर से ऐसे पल का अनुभव करने की इच्छा में कुलबुला रही थी। अगली सुबह विवाहन और सुहानी एक दूसरे के सामने बैठकर नाश्ता कर रहे थे। विवाहन, कल तुम माँ के घर होकर आए थे, है ना? सुहानी ने खुशी से पूछा तो विवाहन के हाथ से चम्मच गिर गया। हाँ, थोड़ी देर के लिए गया था, विवाहन ने खुद को शांत रखते हुए जवाब दिया। क्या बात हुई? बस उन्हें तुम्हारी चिंता थी। विवाहन अपनी पत्नी की मासूम आंखों में ठीक से नहीं देख पा रहा था। सुहानी को अपने पति के अजीब व्यवहार का पता नहीं चला। विवाहन की आवाज़ धीरे धीरे कम होती गई। यह झूठ बोलने के अपराधबोध के कारण था। विवाहन के दिमाग में राधा के साथ बीते तीव्र पल बार बार आ रहे थे। उस शाम भी सुहानी के साथ संबंध बनाते समय विवाहन और अधिक सावधान था। पिछली रात सास के साथ हुई घटना के कारण उसे अपनी पत्नी के लिए बहुत अफसोस महसूस हो रहा था। 1 हफ्ता बीत गया था, लेकिन विवाहन और राधा दोनों ही उस दिन की घटना को भूल नहीं पाए थे। विवाहन दफ्तर में भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था और राधा अकेले जितना समय बिताती उतनी ही उनकी उदासी बढ़ती जाती थी। खासकर राधा के अंदर 6 साल अकेले रहने के बाद एक महिला के रूप में उसकी इच्छाएं पूरी तरह जागृत हो चुकी थीं। वह विवाहन से महसूस हुई उस तीव्र भावना को फिर से अनुभव करना चाहती थी। अंततः राधा ने विवाहन को एक संदेश भेजा। विवाहन, अगर समय हो तो थोड़ी देर के लिए आ जाओ, सुहानी के बारे में कुछ बात करनी है। संदेश मिलने पर विवाहन का दिल धड़क उठा। उसने परामर्श कहा था, लेकिन विवाहन इसका मतलब समझ गया था। मुझे नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विवाहन ने खुद से लड़ाई की, लेकिन अंततः वह राधा के घर की ओर चला गया। एक अप्रतिरोध्य आकर्षण था। राधा के घर पहुंचकर विवाहन काफी देर तक हिचकिचाया और फिर घंटी बजाई। आओ विवाहन। दरवाज़ा खोलने वाली राधा का रूप सामान्य से अलग था। उन्होंने ज्यादा ध्यान से मेकअप किया था और एक सुंदर पोशाक पहनी हुई थी। सास जी, क्या परामर्श है? बैठो, पहले चाय पियो। राधा विवाहन को बैठक में ले गईं, लेकिन दोनों में से किसी को भी चाय में दिलचस्पी नहीं थी। एक दूसरे के प्रति जागरूक होने के कारण केवल अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। विवाहन, पिछली बार के बाद सुहानी कैसी है? राधा ने पहले बात शुरू की। काफी बेहतर लग रहा है, विवाहन ने सावधानी से जवाब दिया। तो यह अच्छी बात है, मैंने मदद की है ना? राधा की आवाज में सूक्ष्म संतुष्टि थी। लेकिन कभी कभी फिर से जांच करने की जरूरत होगी, है ना? राधा ने विवाहन की ओर देखते हुए कहा। विवाहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। सास जी, वह क्या? तुम भी जानते हो मैं क्या कह रही हूं। राधा विवाहन के करीब आकर फुसफुसाई। विवाहन उठने लगा, लेकिन उसके पैरों में जान नहीं थी। सास जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पिछली बार मैंने कहा था कि यह आखिरी बार है, लेकिन तुम भी तो लगातार इसके बारे में सोच रहे थे, है ना? राधा का हाथ विवाहन के कंधे पर रखा गया। मैं वाकई, विवाहन ने मना करने की कोशिश की, लेकिन राधा की खुशबू उसकी नाक से गुजरी। पिछली बार की तीव्र यादें ताज़ा हो रही थीं। बस एक बार और, वाकई आखिरी बार, राधा ने विवाहन के कान में फुसफुसाया। विवाहन की बुद्धि एक बार फिर डगमगाने लगी। नहीं, अगर सुहानी को पता चला तो? सुहानी अभी दफ्तर में है,
उसे कभी पता नहीं चलेगा। राधा के हाथ धीरे धीरे और सक्रिय हो गए। विवाहन ने अंतिम विरोध की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह पिछली बार की तरह ही वासना के लालच में फंस रहा था। सास जी, यह वाकई आखिरी बार है। हाँ, वाकई आखिरी बार। लेकिन दोनों ही जानते थे कि यह सच में आखिरी बार नहीं हो सकता। काफी देर बीत चुकी थी। इस बार भी दोनों ने वर्जित रेखा पार की और खत्म होने के बाद उसी अपराधबोध में डूब गए। लेकिन इस बार पिछली बार की तुलना में अपराधबोध से अधिक संतुष्टि थी। उन्हें यह स्वीकार करना ही पड़ा कि वे एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। विवाहन, मुझे लगता है कि हम वाकई एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जिससे वापसी संभव नहीं है। राधा ने विवाहन की बाहों में लिपटे हुए कहा। हाँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं रुक नहीं पाऊंगा। विवाहन ने भी ईमानदारी से कबूल किया। अब उन दोनों के बीच केवल शारीरिक संबंध से बढ़कर गहरी भावनाएं थीं। 1 महीना बीतने के साथ विवाहन और राधा की मुलाकातें और भी बार बार होने लगीं। शुरुआत में यह सुहानी के लिए सलाह के नाम पर बहाना था, लेकिन अब ऐसे बहानों का कोई मतलब नहीं रह गया था। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। इतने गहरे प्यार में डूबना था चुके थे। विवाहन लगभग हर दिन राधा के घर जाता था। दफ्तर से लौटने के बाद दोपहर के भोजन के समय और कभी कभी सुबह सुबह भी वे मिलते थे। वे सिर्फ शारीरिक आकर्षण से बढ़कर सच्चे प्यार में पड़ रहे थे। सास जी, एक दिन विवाहन ने राधा को पुकारा। उसकी आवाज में एक अजीब सा प्यार था। विवाहन, राधा की आंखों में भी विवाहन के लिए पूरी तरह से अलग भाव थे। सास और दामाद के रिश्ते से बढ़कर एक पुरुष और एक महिला के रूप में भावनाएं उमड़ रही थीं। मैं वाकई अजीब महसूस कर रहा हूं। एक दिन भी अगर मैं आपको न देखूं तो पागल हो जाऊंगा। विवाहन ने राधा को अपनी बाहों में भरते हुए फुसफुसाया। मैं भी वैसा ही महसूस करती हूं। क्या यह प्यार है? राधा भी 6 साल बाद महसूस हुई सच्ची भावनाओं से भ्रमित थीं। लेकिन उनके मधुर समय में एक अप्रत्याशित बाधा आ गई। एक दिन राधा बाजार में खरीदारी कर रही थीं कि किसी ने पीछे से पुकारा, राधा जी, आप राधा जी ही हैं ना? मुड़कर देखा तो वह उनके पुराने सहकर्मी श्री शर्मा थे। 55 वर्षीय श्री शर्मा, जिन्होंने 2 साल पहले अपनी पत्नी को खो दिया था और अकेले रहते थे। ओह श्री शर्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राधा ने खुशी से अभिवादन किया। मैं भी इसी मोहल्ले में आ गया हूँ। संयोग से आपको देख लिया। श्री शर्मा की आंखों में एक खास भावना थी। दरअसल उन्हें पहले से ही राधा में दिलचस्पी थी। तो अब आप हमारे पड़ोसी हैं। मिलकर खुशी हुई। राधा जी, अगर आपके पास समय हो तो क्या हम कॉफ़ी पीने चलेंगे? श्री शर्मा ने सावधानी से प्रस्ताव रखा। राधा ने कुछ देर झिझकी, लेकिन मना करने का कोई कारण नहीं था। हाँ, ठीक है। कॉफ़ी शॉप में श्री शर्मा ने खुलकर बात शुरू की। राधा जी, क्या आपको अकेले रहना मुश्किल नहीं लगता? बस मैं इसकी आदी हो गई हूँ। मैंने भी अपनी पत्नी को खो दिया और 2 साल से अकेला हूँ। मुझे वाकई बहुत अकेलापन महसूस होता है। आप कैसा महसूस करती हैं? राधा जी, श्री शर्मा की बातों में गहरा अर्थ था। कभी कभी अकेलापन महसूस होता है। राधा ने ईमानदारी से जवाब दिया। लेकिन अभी विवाहन था, इसलिए उन्हें बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं होता था। क्या आप मेरे साथ कुछ समय बिताना पसंद करेंगी? श्री शर्मा ने आखिरकार अपना असली इरादा बताया। श्री शर्मा, भले ही दोबारा शादी न करें, लेकिन हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, ऐसा लगता है। राधा घबरा गई। यह एक अप्रत्याशित प्रस्ताव था। मैंने अचानक ऐसा कहकर आपको हैरान कर दिया होगा, लेकिन कृपया धीरे धीरे सोचिए। उस शाम राधा ने विवाहन को यह सब बताया। क्या किसी ने आपको दोबारा शादी की बात कही? विवाहन का चेहरा पल भर के लिए बिगड़ गया। दोबारा शादी नहीं, बस साथ रहने की बात की। बिल्कुल नहीं, विवाहन ने तेजी से प्रतिक्रिया की। उसे खुद भी आश्चर्य हुआ कि उसके अंदर इतनी तीव्र ईर्ष्या कैसे उमड़ पड़ी। विवाहन, ज्यादा उत्तेजित मत हो। मैं मना कर दूंगी। बेशक आपको मना करना चाहिए। मैं आपको किसी और पुरुष के हाथों नहीं जाने दे सकता। विवाहन के कबूलनामे पर राधा हैरान हो गई। विवाहन, सास जी, मैं वाकई आपसे प्यार करता हूँ सास जी। अब सुहानी के लिए बहाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। विवाहन ने राधा का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा। शुरुआत में मैंने सोचा था
कि यह सिर्फ शारीरिक आकर्षण है, लेकिन अब मुझे यकीन है मैं आपके बिना नहीं रह सकता। राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ विवाहन। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब और छिपाने या बहाने बनाने की जरूरत नहीं थी। यह सच्चे प्यार की पुष्टि का क्षण था। लेकिन श्री शर्मा ने आसानी से हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद वह राधा के घर के सामने इंतजार कर रहे थे। राधा जी, क्या आपने मेरे प्रस्ताव पर विचार किया? मुझे माफ करना श्री शर्मा, अभी ठीक है। धीरे धीरे सोचिए, मैं इंतजार कर सकता हूँ। श्री शर्मा ने फूलों का गुलदस्ता देते हुए कहा, और इस सप्ताह के अंत में मैंने एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढा है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? राधा जवाब दे पाती इससे पहले ही अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुल गया। विवाहन दिखाई दिया। ओह नमस्ते। विवाहन ने श्री शर्मा को देखकर अभिवादन किया। श्री शर्मा ने भी विवाहन को अजीब नज़र से देखा। नमस्ते, मैं राधा जी का पुराना सहकर्मी हूँ। क्या आप? जी, मेरा नाम विवाहन है, मैं सास जी का दामाद हूँ। विवाहन ने विनम्रता से जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा था। यह आदमी अपनी महिला के लिए फूल तक ले आया था। ओह, आप दामाद हैं, मिलकर खुशी हुई। श्री शर्मा ने अभिवादन किया, लेकिन विवाहन ने बेरुखी से प्रतिक्रिया दी। राधा जी, तो मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। श्री शर्मा के जाने के बाद विवाहन ने राधा से पूछा, वह आदमी आपको क्या करने की कोशिश कर रहा है? शांत हो जाओ। विवाहन, मैंने कहा था कि मैं मना कर दूंगी। लेकिन अगर वह ऐसे ही पीछा करता रहा तो क्या होगा? कहीं हमारे रिश्ते का राज खुल न जाए। विवाहन की चिंताएं वास्तविक थीं। श्री शर्मा के कारण उनका राज खतरे में पड़ सकता था। तो हम क्या करें? राधा भी चिंता में पड़ गई। आपको उसे साफ साफ मना करना होगा। और विवाहन ने राधा की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा सास जी, मैं आपको किसी और पुरुष के हाथों नहीं जाने दूंगा। राधा का दिल विवाहन की दृढ़ इच्छा शक्ति से धड़क उठा। उसे यह जानकर खुशी हुई कि कोई पुरुष उसे इतनी शिद्दत से चाहता था, लेकिन साथ ही वह चिंतित भी थी। वह नहीं जानती थी कि यह जटिल स्थिति कैसे खत्म होगी। श्री शर्मा ने आसानी से हार नहीं मानी। राधा द्वारा मना किए जाने के बाद भी वह उनके आसपास मंडराते रहे और अवसर की तलाश करते रहे। तभी उन्हें एक एक करके अजीब बातें नजर आने लगीं। राधा के घर के सामने अक्सर एक युवा पुरुष की कार दिखती थी, और जब उन्हें पता चला कि वह पुरुष राधा का दामाद है, तब से उनका संदेह बढ़ गया था। एक दिन दोपहर श्री शर्मा राधा के घर के पास से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक निर्णायक दृश्य देखा। अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर विवाहन और राधा एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। वह सिर्फ एक सामान्य अभिवादन नहीं था, बल्कि प्रेमियों का एक गहरा आलिंगन था। श्री शर्मा का चेहरा पल भर के लिए बिगड़ गया। यह क्या है? दामाद और सास का यह दृश्य अविश्वसनीय था, लेकिन उन्होंने इसे साफ साफ देखा था। उस शाम श्री शर्मा ने राधा को फोन किया। राधा जी, क्या हम थोड़ी देर मिल सकते हैं? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। राधा को श्री शर्मा की सामान्य से अलग आवाज़ में कुछ बेचैनी महसूस हुई। क्या बात है? मुझे लगता है कि फ़ोन पर नहीं, हमें सीधे मिलकर बात करनी चाहिए। अगले दिन कॉफ़ी शॉप में दोनों के बीच तनाव भरा माहौल था। श्री शर्मा ने पहले बात शुरू की। राधा जी, मैंने कल देखा था। क्या देखा था? राधा ने घबराते हुए पूछा, लेकिन उन्हें श्री शर्मा की आंखों में जवाब पहले ही मिल गया था। आप अपने दामाद के साथ वह सब कर रही थीं। राधा का चेहरा पीला पड़ गया। श्री शर्मा, वह क्या? राधा जी, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने साफ साफ देखा था। श्री शर्मा की आवाज़ में गुस्सा आ गया। तो आपने मेरा प्रस्ताव इसीलिए ठुकराया था? अपनी बेटी के नहीं, बल्कि दामाद के साथ ऐसा संबंध बनाए हुए? राधा अब और बहाने नहीं बना सकी। श्री शर्मा, आप आखिर क्या सोच रहे हैं? बेटी के पति के साथ ऐसा करना? श्री शर्मा की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई। आसपास के लोग भी उन्हें देखने लगे थे। कृपया शांत हो जाइए, राधा ने विनती की, लेकिन श्री शर्मा नहीं रुके। शांत हो जाऊं? आप ऐसे गंदे काम कर रही हैं और मुझसे शांत रहने को कह रही हैं। कृपया सोचिए कि अगर आपकी बेटी को पता चला तो क्या होगा? श्री शर्मा की बातों से राधा का दिल फट सा गया।
राधा जी, क्या आप इसे यहीं खत्म करने का इरादा नहीं रखती, या मैं सीधे आपकी बेटी को? नहीं, राधा आंसू बहाते हुए चिल्लाई। तो आप क्या करेंगी? श्री शर्मा ने ठंडी आवाज में पूछा। राधा जवाब नहीं दे सकी। उस रात राधा ने विवाहन को सब कुछ बता दिया। क्या पता चल गया? विवाहन का चेहरा सफेद पड़ गया। हमें क्या करना चाहिए? विवाहन राधा ने आंसू बहाते हुए पूछा। अगर वह आदमी सुहानी को बताएगा तो? विवाहन ने भी स्थिति की गंभीरता को समझा। सब कुछ खत्म हो सकता था। सास जी, मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। विवाहन की बातों पर राधा की आंखों से और आंसू बहने लगे। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? कोई और रास्ता नहीं है। हमें सुहानी की रक्षा करनी होगी। उस क्षण दोनों ही जानते थे कि उनका खूबसूरत समय अब खत्म होने वाला था। 1 हफ्ते बाद विवाहन और राधा ने अंतिम मुलाकात की। राधा के घर में एक दूसरे को देखते हुए बैठे दोनों के चेहरे पर अवर्णनीय उदासी थी। क्या यह वाकई आखिरी बार है? राधा ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ सास जी, हम दोनों ही जानते हैं। विवाहन का दिल भी फट सा रहा था, लेकिन उसे वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा। श्री शर्मा की धमकी के कारण वे अब इस रिश्ते को जारी नहीं रख सकते थे। लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ सास जी, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। विवाहन, दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया। कितनी देर तक वे ऐसे ही रहे होंगे? समय थम सा गया था। सुहानी को खुश रखना, राधा ने विवाहन की पीठ सहलाते हुए कहा। आप भी एक अच्छे व्यक्ति से मिले सास जी। लेकिन दोनों ही जानते थे कि वे किसी और से प्यार नहीं कर सकते। उस दिन के बाद विवाहन ने फिर कभी राधा के घर नहीं गया। सुहानी ने अपने पति के बदलाव को सकारात्मक रूप से लिया। विवाहन, तुम आजकल माँ के घर नहीं जाते। पहले तो तुम कितनी बार जाते थे। हाँ, मुझे लगा कि अगर मैं बहुत बार जाऊंगा तो परेशानी होगी। विवाहन ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन अंदर ही अंदर वह राधा को याद कर रहा था। हर रात वह उसे याद करते हुए सोता था और सुबह आंखें खुलते ही सबसे पहले राधा का ही ख्याल आता था। राधा के साथ भी ऐसा ही था। जितना ज़्यादा वह अकेले रहती, विवाहन के लिए उनकी लालसा उतनी ही बढ़ती जाती थी। श्री शर्मा ने राधा से फिर कभी संपर्क नहीं किया। शायद उन्होंने उनके रिश्ते के खत्म होने की पुष्टि कर ली थी, या शायद वे उस गंदगी से निराश हो गए थे। 1 महीना बीता, फिर 2 महीने, लेकिन स्थिति नहीं बदली। विवाहन सुहानी के साथ अपने रिश्ते में और भी सावधान और स्नेही हो गया था। यह आंशिक रूप से अपराध बोध के कारण भी था, और राधा के प्रति अपनी लालसा को कहीं और निकालने की कोशिश भी। सुहानी अपने पति के बदलाव से खुश थी। विवाहन, तुम आजकल वाकई बहुत बदल गए हो। तुम बहुत अधिक नरम हो गए हो। विवाहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। एक दिन सुहानी ने प्रस्ताव रखा। विवाहन, क्या हम इस सप्ताह के अंत में माँ के घर नहीं चलेंगे? बहुत समय हो गया है, हम गए नहीं। विवाहन का दिल धड़क उठा। राधा को फिर से देखने के विचार से उसे रोमांच और साथ ही डर भी महसूस हुआ। ठीक है, तो सप्ताहांत में विवाहन और सुहानी एक साथ राधा के घर पहुंचे। दरवाज़ा खोलने वाली राधा और विवाहन की आंखें मिलते ही समय थम सा गया था। लेकिन दोनों ही ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। आओ सुहानी, राधा ने सामान्य से अधिक सावधानी से अभिवादन किया। नमस्ते सास जी। विवाहन ने भी विनम्रता से अभिवादन किया, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही थी। दोपहर का भोजन करते समय तीनों ने अजीब बातचीत की। सुहानी को दोनों के बीच के सूक्ष्म माहौल का पता नहीं चला, लेकिन विवाहन और राधा एक दूसरे के प्रति जागरूक होने के कारण असहज महसूस कर रहे थे। घर लौटते समय विवाहन को राधा की आखिरी नज़र याद आई। उस नज़र में अभी भी प्यार और लालसा थी। 6 महीने बीत चुके थे। विवाहन और सुहानी का रिश्ता स्थिर हो गया था, लेकिन विवाहन के मन के किसी कोने में राधा अभी भी मौजूद थी। राधा के साथ भी ऐसा ही था। अकेले रात में वह विवाहन के साथ की यादें ताज़ा करती और आंसू बहाती थीं। एक दिन विवाहन दफ्तर से लौटते समय संयोग से राधा से मिला। बाजार से खरीदारी करके निकलती राधा अभी भी उतनी ही सुंदर लग रही थी। दोनों की नज़रें मिली, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा।
बस पल भर के लिए एक दूसरे को देखा और फिर अपने अपने रास्ते चल दिए। लेकिन उस छोटे से पल में उन्होंने सब कुछ समझ लिया था। एक दूसरे के प्रति उनका प्यार अभी भी वैसा ही था, और साथ ही यह वास्तविकता भी कि वे उस प्यार को पा नहीं सकते थे। विवाहन घर लौटकर सुहानी के साथ रात का खाना खाया, लेकिन उसका मन पूरी तरह से राधा के ख्यालों में डूबा हुआ था। राधा भी अकेले अपार्टमेंट में विवाहन को याद कर रही थी। उनका प्यार खत्म को याद कर रही थी। हो गया था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। मन के गहरे कोने में वह अभी भी धधक रहा था।